India's best learning app. वेलकम बैक। हमारे बच्चे सीबीएसई जंक्शन ऐप के वीडियो क्लासरूम में आप हैं और हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10th में जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन की। पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे होमोलोगस ऑर्गन्स की, जहाँ पे समय समाप्त हो जाने के कारण वीडियो को बीच से ही रोकना पड़ा था। पढ़ाई को जारी रखते हुए हम लोग बात को चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं, ने बताया था कि होमोलोगस ऑर्गन्स वो हैं जो एक ही एंसिस्टर से ओरिजिनेट हुए बट दे हैव द डिफरेंट फंक्शंस। ह्यूमन में इसका अलग फंक्शन है, कैट में अलग फंक्शन है, व्हेल में अलग फंक्शन है, बैट में अलग फंक्शन है। ह्यूमन में जहाँ एक तरफ यह होल्डिंग का काम करते हैं, कैट में मूवमेंट में मदद करते हैं, साथ ही साथ इनको फ्लाई अप होने में भी मदद करते हैं। फ्लाई अप मतलब जंप करने में। आपने देखा होगा कैट को यदि जंप करते हुए तो आप पाएंगे कि वो अपने पैरों को, अगले पैरों को मोड़ के और फिर अचानक से जंप आउट करती है, तो मतलब जंपिंग में मदद करता है। व्हेल में फ्लिपर के रूप में यह मौजूद है जो तैरने में मदद करता है, और बैट में भी मौजूद है जो मदद करता है इनके फ्लाई अप करने में। आप इनके कॉमन ओरिजिन को देख सकते हैं। कॉमन ओरिजिन में क्या है, जैसे देखिए ये ह्यूमरस है, यह रेडियस और ये अल्ना, ये बोन है। ये सारे क्या हैं, ये बोन है, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। देखिए इसमें भी मौजूद है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। तो यानी कहने का मतलब है कि हैविंग द सेम ओरिजिन बट परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे चलते हैं और जानते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। तो एनालॉगस ऑर्गन्स में क्या होगा बच्चों, क्या होगा कि यह डिफरेंट एंसिस्टर से ओरिजिनेट होते हैं, यानी दे हैव द डिफरेंट ओरिजिनेशन बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। बिल्कुल होमोलोगस का उल्टा एनालॉगस, होमोलोगस का उल्टा एनालॉगस, यानी कि यह डिफरेंट एंसिस्टर से ओरिजिनेट होंगे और सेम फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डिफरेंट एंसिस्टर बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। और इसका एग्जाम्पल हो सकता है कौन सा, विंग्स ऑफ बैट्स, उड़ने में मदद करता है। अब विंग्स ऑफ बर्ड्स, देखिए अब विंग्स ऑफ बर्ड्स का ओरिजिन और विंग्स ऑफ द बैट्स का ओरिजिन डिफर करता है। विंग्स ऑफ इंसेक्ट का ओरिजिन डिफर करता है, लेकिन ये तीनों का तीनों एक ही काम करते हैं, और वो एक काम क्या है, फ्लाई अप। वो एक काम क्या है, फ्लाई अप। तो फ्लाई अप में मदद करने का काम कौन कर रहा है, डिफरेंट ओरिजिन वाला ये ऑर्गन्स कर रहा है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, एनालॉगस ऑर्गन्स हैविंग द डिफरेंट ओरिजिन बट परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। तो हमारे बच्चे यहाँ से जान चुके हैं होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन की बातें हम लोगों ने यहाँ किया। अगला जो टर्म है हमारा वो है क्या, अगला टर्म ये देखो आप, विंग्स, बर्ड्स के विंग्स हैं और ये बैट के विंग्स हैं। तो आप ये दोनों में डिफरेंस देख रहे हो, हैविंग द डिफरेंट ओरिजिन बट परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, बट परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस कहने का मतलब हो गया कि वह एविडेंस जो फॉसिल के रूप में हम लोगों को मिला, जो हम लोगों को फॉसिल के रूप में मिला। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस टर्म को समझना। यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म का नाम आ रहा है, दैट इज द आर्कियोप्टेरिक्स। ये आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा बर्ड है जिसमें एव्स और रेप्टाइल्स दोनों के कैरेक्टर मौजूद हैं। एव्स के भी कैरेक्टर मौजूद हैं और रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टर मौजूद हैं। तो आपको इसको याद रखना होगा। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है,
इट इज़ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड एव्स, जिसकी चर्चा अभी हम लोग करने वाले हैं। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना होगा, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए आपको। कई सारे बच्चे तो स्पेलिंग में भी मिस्टेक कर देते हैं, तो आपने क्या करना है कि स्पेलिंग को भी एक दो बार प्रैक्टिस कर लेनी है। स्पेलिंग के प्रैक्टिस से खास फ़ायदा क्या होगा कि परीक्षाओं में जब सवाल पूछे जाएंगे तो आप बड़ी आसानी से जवाब दे सकते हो। और सच कहूँ तो अभी आपको अगर कहा जाए लिखने कि आप आर्कियोप्टेरिक्स लिखो, तो बिना स्पेलिंग देखे आप तो लिख ही नहीं पाओगे। सो मेक देम द प्रैक्टिस, कम से कम 2-4 बार लिख करके इसके स्पेलिंग्स को आप प्रैक्टिसाइज कर लेते हैं। और साथ ही साथ ये बात भी लिख ही लेते हैं कहीं पे कि इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एव्स एंड रेप्टाइल्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको लिखना, नहीं लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, कन्फ्यूज़न तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आपको परेशानी भी होगी। तो हम बात कर रहे थे पैलेंटोलॉजिकल यानी कि फॉसिल एविडेंस की। तो फॉसिल एविडेंस में हम लोग बात करेंगे जो डेड रिमेनिंग्स रह जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी डेड ऑर्गेनिजम्स को व्यूरेट कर दो, उनको गड्ढे में दबा दो, दफना दो उनको मिट्टी में, एंड आफ्टर अ ईयर और लॉट्स ऑफ द टाइम जब बीत जाएगा तो क्या होगा कि वहाँ पे उस फॉसिल्स के उसके कुछ फॉसिल्स बचे हुए रहेंगे, यानी जो रिमेनिंग बचे हुए रहेंगे दैट विल बी द फॉसिल्स। तो जब हम लोगों ने फॉसिल्स को स्टडी किया तो पाया कि अरे वाह, ये तो बिल्कुल सिमिलर हैं। जैसे आर्कियोप्टेरिक्स को देखो, इट इज़ सिमिलर टू द एव्स एंड द रेप्टाइल्स। इट मीन्स क्या हुआ कि हमारा जो सीक्वेंस ऑफ द ओरिजिन है कि पीसेस से एम्फीबियन बने, एम्फीबियन से रेप्टाइल्स बने, रेप्टाइल से एव्स बने, एव्स से मैमल्स बने, दिस इज़ द सीक्वेंस। और ये सीक्वेंस को कौन प्रूफ कर रहा है? तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस बता रहा है ना कि बर्ड्स में रेप्टाइल्स का भी कैरेक्टर है और एव्स का भी कैरेक्टर है। इट मीन्स आर्कियोप्टेरिक्स वाज अर्लियर बर्ड्स but later on due to speciation it get converts into earlier it was reptiles and due to speciation it converts into the birds। तो रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच का लिंक का काम किया कौन? तो आर्कियोप्टेरिक्स। और ये कनेक्टिंग लिंक प्रूव अस कि जो सीक्वेंस बना था एम्फीबिया से मेमेलियंस तक का वो सही है। तो एविडेंस का काम क्या है? प्रूफ का काम क्या है? थ्योरी को सही साबित कर देना। तो हो गया ना साबित, तो यहाँ से साबित कर दिया, इस बात को प्रूफ कर दिया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। अब इस फॉसिल्स का स्टडी कैसे करेंगे बच्चों? तो फॉसिल्स को पढ़ने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं, जिसमें से पहले मेथड्स को हम लोग यानी इस एज डिटरमाइनिंग मेथड्स को, पहले मेथड को हमने नाम दिया कार्बन डेटिंग। ठीक है, कार्बन डेटिंग। और दूसरा है बाय डिगिंग द लेयर इन द अर्थ। तो अब आप ज्योग्राफी वाले सर इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जैसा आपने सुना होगा कि जब हम एक गड्ढा बनाएं, एक गड्ढे में आप सपोज करो कि ये हमने ज़मीन का एक टुकड़ा लिया और इसका कट करके ये निकाला, ये कट निकाला, तो जाहिर सी बात है कि मान लेते हैं ये आपका फर्स्ट लेयर हो गया, ये सेकंड लेयर हो गया, ये थर्ड लेयर हो गया, ये फोर्थ लेयर हो गया, ये फिफ्थ लेयर हो गया, ये सिक्स्थ लेयर हो गया। अगर फॉसिल मुझे यहाँ मिले तो मैं क्या मानूँ? 1 2 3 4 5, ये 5वां जनरेशन का है। अगर यहाँ मिले तो चौथा जनरेशन का, तीसरा जनरेशन, दूसरा जनरेशन, पहला जनरेशन, और ये एंशिएंट जनरेशन। तो आप एज को डिटरमाइन कर सकते हो। सपोज करो कि आपको एक फॉसिल यहाँ मिले और दूसरा फॉसिल यहाँ मिले, तो मॉडर्न फॉसिल कौन होगा? ये मॉडर्न फॉसिल हो जाएगा, ये ओल्ड फॉसिल हो जाएगा, यानी इसका एज ज़्यादा है, इसका एज कम है। तो ये डिगिंग के ज़रिए सॉइल लेयर के द्वारा, जिसको कि सॉइल प्रोफिलरेशन प्रोसेस कहते हैं, इसके द्वारा हम लोग जान सकते हैं। सॉइल प्रोफिलरेशन मेथड में डिगिंग के द्वारा
सॉइल लेयर के आधार पे आइडेंटिफाई करते हैं, और दूसरा है हमारा कार्बन डेटिंग, जिसमें C14 आइसोटोप ऑफ द कार्बन्स डिटर्मिनेशन टेस्ट के ज़रिए इस चीज़ को प्रमाणित करते हैं, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमारा ये जो कार्बन डेटिंग प्रोसेस है ये बहुत ही साइंटिफिक मेथड है, बहुत ही हाई एक्यूरेंसी मेथड है, जिससे हम लोगों को एज ऑफ द फॉसिल्स को आइडेंटिफाई कर पाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे कि देयर आर टू मेथड्स बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई द एज ऑफ द फॉसिल्स। तो बायोजेनेटिक लॉ है ये क्या कहता है? तो बायोजेनेटिक लॉ कहता है कि दैट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनिमल दैट स्टेज ऑफ द ये आप तो पहला रूल समझ गए हो। हाँ, तो अब बायोजेनेटिक लॉ कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ एन एनिमल एम्ब्रियो आर सेम इन एडल्ट एनिमल स्टेज। यानी इसको यदि हम थोड़ा सा एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस कहें तो गलत नहीं होगा। एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस यानी यह एविडेंस कहता है कि एम्ब्रायो ऑफ द ह्यूमन, एम्ब्रायो ऑफ द पीसेज, एम्ब्रायो ऑफ द रेप्टाइल्स आर सिमिलर टुगेदर। They are similar together. It means कि they have the similar origination, but later on embryological stage को पार करते ही adult stage में आते ही they differ from each other। तो इस तरह से हम लोग एम्ब्रायोलॉजिकली भी प्रूफ कर सकते हैं कि सारे का ओरिजिन सेम है, बट बाद में स्पेसिएशन के द्वारा वो अलग अलग हो गए। वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में तो मैंने आपको बताया ही कि द ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी बट नॉट फंक्शनिंग सो प्रॉपर ड्यू टू डिसयूज ऑफ द ऑर्गन्स। आपको लेमार्क थ्योरी का डिसयूज ऑफ द ऑर्गन्स में हमने वेस्टिजियल ऑर्गन की बात करी थी, जैसे अपेंडिक्स इन द ह्यूमन, मसल्स ऑफ ईयर जो ये पिन्ना है, वाइज टीथ जो आपका मोलर रीजन में होता है, वाइज टीथ ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन्स, हमारे बॉडी में मौजूद हेयर्स, ये सभी के सभी जो हैं यह आपका वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। अर्लियर इट वाज वर्किंग बट नाउअडेज इट बिकम्स वेस्टिजियल। तो यहाँ से हम लोगों ने ये सारे एविडेंसेस की स्टडी करा। अब जो अगला टर्म है हमारा वो है एवोल्यूशन बाय द स्टेज, यानी कितने सारे स्टेजेस हुए और क्या क्या इसमें हुआ। तो एवोल्यूशन कैन टेक्स प्लेस इन ए स्टेज आल्सो, जैसे एवोल्यूशन ऑफ आइज। अब देखिए जैसा कि हम लोग जब लेमार्किज्म को शुरू किया था उसी वक्त डिस्कस किया था कि आवश्यकताओं के अनुसार सेल्स एग्रीगेट हुए, दे फॉर्म्स द ऑर्गन, डिवीजन ऑफ लेबर के जरिए वो ऑर्गन्स का फॉर्मेशन किए, और ऑर्गन्स बनने के बाद उन ऑर्गन्स के यूज एंड डिसयूज के आधार पे उनका डेवलपमेंट और उनका जो डिजेनरेशन था वो दोनों प्रोसेस हुआ। तो जिनका यूज हुआ वो एडवांस्ड हो गए, जिनका यूज नहीं हुआ वो डिजेनरेट कर गए। तो एडवांसमेंट ऑफ द ऑर्गन्स या डिजेनरेशन ऑफ द ऑर्गन्स दैट वाज डिपेंडेंट ऑन देयर यूज। और यूज किस पे डिपेंड करता था? यूज डिपेंड करता था इन्वायरमेंट पे, यूज डिपेंड करता था सर्वाइवल स्किल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स पे, यूज डिपेंड करता था सर्वाइवल स्टेज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के। तो ये सारी बातें वहाँ से जुड़ी हुई थी। तो मान लेते हैं अभी हम लोग बात करेंगे आइज़ की। तो आइज़ का जो डेवलपमेंट है यह रेडिमेंट्री आइज़ के रूप में, एक स्पॉट आइज़ के रूप में डेवलप हुआ था, किसमें? फ्लैटवर्म में। बट लेटर ऑन फ्लैटवर्म हम लोग कहाँ हैं? हेलमेंथिस ग्रुप में है। फ्लैटवर्म कहाँ है? हेलमेंथिस ग्रुप में। अब हेलमेंथिस ग्रुप से आगे बढ़ते हैं, स्केलमेंथिस, निमेटोहेलमेंथिस, एनेलिडा, एनेलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा। अब आर्थ्रोपोडा तक पहुँचते पहुँचते हमारे आइज़ क्या हो गए? कॉम्प्लेक्स हो गए, यानी कि कंपाउंड आइज़ में बन गए। छोटे छोटे सेल्स जो हैं वो रिफ्लेक्शन का काम करने लगे, यानी कि कॉम्प्लेक्स आइज़ का निर्माण हुआ।
और आर्थ्रोपोडा से मेमेलियंस यानी ह्यूमन तक पहुंचे। अब ह्यूमंस में क्या है भाई, बाइनोकुलर हो गए, हमारा बाइनोकुलर फेजेस हो गया, बाइनोकुलर आइज हो गया, विजन हो गया। तो ये जो स्टेज है, अलग अलग स्टेज में ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हुआ, तो इट विल आल्सो एक्ट एज एविडेंस कि हाँ भाई उस समय के फॉसिल्स में हमने देखा स्पॉट आइज यानी कि रुडिमेंटरी आइज देखा, यानी कि ये उस स्टेज के ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर हमने कंपाउंड आइज देखा तो यह आर्थ्रोपोडन डोमिनेंसी के टाइम का है, या फिर बाइनोकुलर विजन्स में देखते हैं तो यह मेमेलियन डोमिनेंसी टाइम में है। तो यानी आप स्टेजेस ऑफ द एवोल्यूशन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फीदर का एवोल्यूशन भी कुछ इसी तरह से हुआ। जैसे अगर हम बात करें फीदर्स की, तो सबसे पहले फीदर्स की शुरुआत कहाँ से हुई, फीदर्स की शुरुआत कहाँ से हुई, जरा आप गेस करो। डायनासोर्स हैव द फीदर्स। डायनासोर कहाँ था, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के पहले फीदर कहीं नहीं है, यानी फीदर्स की निर्माण रेप्टाइल्स यानी रेप्टाइल के समय में हुआ, लेकिन उसका वो यूज नहीं कर पाए। उसका यूज कहाँ हुआ, उसका यूज हुआ आकर के आपके बर्ड्स के स्टेज में, यानी कि रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स जब आए तो बर्ड्स ने अपने फीदर का इस्तेमाल किया और वो फ्लाई अप किए। फीदर्स का इस्तेमाल करके क्या किया, फ्लाई अप किया। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे बर्ड्स इज द एग्जाम्पल ऑफ द एग्जाम्पल वेयर द फीदर वाज डेवलप्ड। तो अगर हम फीदर वाले ऑर्गेनिजम्स का पैलेंटोलॉजिकल स्टडीज करते हैं तो वी कैन से कि द ऑर्गेनिज्म इट वाज डेवलप्ड आफ्टर द रेप्टाइल्स। कब डेवलप किया, आफ्टर द रेप्टाइल्स। तो यहाँ से हम लोगों ने स्टेज वाइज एवोल्यूशन की चर्चा करी। अब है हमारा मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। तो मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी में हम लोग यह एविडेंस कहाँ से लेते हैं, डीएनए से, डीएनए के द्वारा। तो organisms are different from each other but they have the most distantly appearance differences, लेकिन उनके डीएनए में जो डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज है, दे प्रूव देम कि आइदर दे आर क्लोज एसोसिएटेड विथ द विच स्पेसीज। अगर हम बात करें कि हम लोगों को कोई ऐसी एविडेंस मिले जिस एविडेंस के डीएनए को स्टडी करें और पाएँ कि इस डीएनए का जो टेक्सचर है, इस डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, दैट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द ह्यूमन बींग्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि दे आर earlier developed from the human beings but great later on get developed from the मेटाथेरिया। अब क्या है कि मेमेलियंस को हम तीन भागों में बांट दिए हैं, प्रोटोथेरिया, यूथेरिया, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया एंड यूथेरिया। तो हम लोग यूथेरिया में हैं। तो क्या कह सकते हैं कि अगर हमसे रिलेटेड डीएनए वाले कोई फॉसिल्स मिलते हैं तो यह फॉसिल्स प्रूफ कर सकता है कि दे आर गेट डेवलप्ड अर्लियर देन द ह्यूमन इन द यूथेरिया स्टेज ऑफ द मेमेलियन फेज। तो इस तरह से हम लोग फाइलोजेनी, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी के आधार पे भी ऑर्गेनिजम्स का स्टडी कर पाते हैं और स्टडी करने में सक्षम हो पाते हैं। तो यहाँ से बच्चों हम लोगों ने इन सारे एविडेंसेस की स्टडी किया। अब हम लोग देखते हैं कि इवोल्यूशन बाय द आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अब भाई आर्टिफिशियल सिलेक्शन से कैसे इवोल्यूशन होगा, सो समझ लेते हैं। तो सपोज करो कि आप एक आर्टिफिशियल सिस्टम बनाओ और उस आर्टिफिशियल सिस्टम में आप सारे नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिजम्स को हटा के वहाँ पे कुछ एनिमल्स को प्लांट कर दो। प्लांट कर दो मतलब उस एनिमल को ला कर रख दो एंड एसोसिएट एंड क्लोजली व्यूज देम, उसको देखते रहिए। आफ्टर फ्यू years later you will find कि some organisms get developed there, they are new, they are different from their ancestor। तो ये जो न्यू या डिफरेंट आ गए अपने एंसिस्टर से, ये कहाँ से आए, क्यों आए, किस लिए आए,
तो ये इसलिए आए क्योंकि ये इवोल्यूशन के ज़रिए आए। ये किसके ज़रिए आए? इवोल्यूशन के ज़रिए आए। तो हम लोग उसी इवोल्यूशन की चर्चा अभी करने वाले हैं, इवोल्यूशन बाय द आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो इस बात को समझते हैं कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन में सेलेक्ट करते स्पेसीज को ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिनोटाइपिक कैरेक्टर। अब फिनोटाइपिक कैरेक्टर मतलब क्या? क्या ये गुलाब तो बड़ी खूबसूरत खिलता है, तो ये इसका फिनोटाइपिक कैरेक्टर हो गया। ये गोभी बड़ा सा है, फिनोटाइपिक कैरेक्टर हो गया। ये प्लांट के पत्ते देखने में खूबसूरत हैं, ये फिनोटाइपिक कैरेक्टर हो गया। यानी हम उनके फिनोटाइपिक रेशियोज़ के आधार पर, उनके फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स के आधार पे, उनके डिजीज से प्रोटेक्शन के रेसिस्टिविटी के आधार पे आर्टिफिशियल सेलेक्शन करते हैं और आर्टिफिशियली सेलेक्ट करके उनको मास स्केल पे लगाते हैं। और जैसे आप कैबेज का देख सकते हैं, कैबेज के कई सारी वैरायटीज़ आपको देखने को मिलता है, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, रेड कैबेज। तो ये सभी के सभी आर्टिफिशियल सिलेक्शंस के द्वारा प्रमोट किए गए हैं, जो कि स्पेसिएशन का मेन रीज़न बने। और इसी स्पेसिएशन के द्वारा तो ही ना उत्पत्ति होती चली गई नए नए स्पेसीज़ की। अब बात हम लोग करेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन की। ये एक छोटा सा टॉपिक है जिस पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बस जिक्र करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करेंगे तो जब हम लोगों ने फॉसिल्स और टाइम डेटिंग प्रोसेस के द्वारा, डीएनए डिटर्मिनेशन के द्वारा डीएनए सीक्वेंसेस के स्टडी किए, तो हमको एक ह्यूमन इवोल्यूशनरी फिंगरप्रिंट मिला, ह्यूमन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मिला। और इसी को हम लोगों ने स्टडी करके पाया कि ह्यूमन की उत्पत्ति सबसे पहले अफ्रीका के कैस्पियन सी के बैंक पे हुआ। कहाँ हुआ? कैस्पियन सी के बैंक पे। और वहीं से ये माइग्रेट किए। वहीं से क्या हुआ? ये माइग्रेट किए। तो स्टेज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स कैसे है? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो हमारा सबसे पहला स्पेसीज है, दैट इज़ द ऑस्ट्रोफेथिकस। ऑस्ट्रोफेथिकस जो है, इनका वेट 1 से 10 मीटर के लगभग में होता था। हाइट इनका 1 से 10 मीटर तक में होता था। वेट इनका 40 केजी। और यह सीधी तो तौर पे चल सकते थे। देखिए इसके पहले के स्टेजेस भी हैं, लेकिन वो ह्यूमन यानी होमोसेपियंस स्टेज में नहीं आते हैं, इसलिए हम लोग उनको छोड़ देते हैं। और जहाँ से ह्यूमन स्टेजेस की बात हो रही है वहीं से डिस्कस करते हैं। ये तकरीबन आपको 3.5 लाख से 25 लाख वर्ष पहले तक पाए जाते थे। बाद में होमो हैबिलस हुए, जिनका वेट 1 से लेकर के 5.9 मीटर तक होते थे और इनका वेट 50 केजी। फ्रंट टूल्स या सीधी खड़ा हो सकते थे और ये आर्टिकुलेट स्पीचेस में भी करने लगे, ये आर्टिकुलेट स्पीसीज करने लगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हुआ वो था ह्यूमन एरेटिकस। और ह्यूमन एरेटिकस 1 से लेकर के इनका हाइट 1 से लेकर 6 मीटर तक होता था, वेट 60 केजी के अप्रॉक्स। और इन्होंने ही, ये जो होमो एरेटिकस है, इन्होंने ही आग की खोज करी थी। आग की खोज का क्रेडिट इन्हीं को जाता है। अब इसके बाद ह्यूमन जो नेक्स्ट स्पेसीज आए वो थे होमो नेंडरथैलनिस। इनका वेट 1 से लेकर 6.5 मीटर तक, वेट 80 केजी। और ये ऐसे ह्यूमन थे जिन्होंने खोज करी वेरियस स्पेशलाइज्ड टूल्स, यानी जिसे कि हम ज़मीन में गड्ढे कर सकते थे, ऐसे टूल्स की खोज इन्होंने करा। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्पेसीज है जो आज तक पाई जाती है, होमो सेपियंस। और ये ह्यूमन सेपियंस 1 से 7 मीटर हाइट वाले, वेट लगभग 70 केजी। ये आर्ट टूल्स और बहुत सारे बोन्स के
और भी कई तरह के इन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेस को डेवलप किया। यह सर्वाइवल स्किल्स के सारे आर्ट्स को सीखा और सीख करके अपने बेस्ट स्किल्स का इस्तेमाल करके अपने सर्वाइवल को डेवलप किया। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं दीज आर द स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स एट द डिफरेंट स्टेजेस दैट गेट डेवलप्ड एंड सर्वाइव ऑन द अर्थ। और इनके इसी स्किल की वजह से आज हम लोग सबसे बेस्ट स्पेसीज़ ऑफ द अर्थ के रूप में, मोस्ट डोमिनेटेड स्पेसीज़ ऑफ द अर्थ के रूप में इस पृथ्वी पे सरवाइव कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। साथ ही साथ यह जब कैस्पियन सी के बैंक पे डेवलप किए तो वहाँ से इन्होंने अपने आप को माइग्रेट किया। इथोपिया, इंडोनेशिया, वेस्टर्न यूरोप होते हुए या धीरे धीरे एशिया के ओर माइग्रेट किए। एशिया से होते हुए वेस्ट और ईस्ट एशिया से पार करते हुए जहाँ जिनको जैसी फैसिलिटीज़ मिली, जहाँ जिनको सर्वाइवल के बेस्ट ऑप्शंस मिले, वो वहाँ सर्वाइव करते चले गए। और जोग्राफिकल आइसोलेशन के कारण थोड़ी बहुत डाइवर्सिटी वेरिएशंस इनमें पाई गई। आज अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप के और एशिया के लोगों में, एशिया में चाइना के, हिंदुस्तान के और नेपाल के लोगों में जो डिफरेंसेस आप देख रहे हैं, जो उनके फिनोटाइपिक डिफरेंसेस देख रहे हैं, या जियोग्राफिकल आइसोलेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट के ज़रिए आया इनमें। और लगातार हम लोग आगे की ओर मूव कर रहे हैं, नित नए वेरिएशंस आ रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम लोगों से भी सुपर स्पेसीज़ की निर्माण हो इस पृथ्वी पे। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं की जा सकती है कि ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। और ऐसे उत्पत्तियों की पॉसिबिलिटीज़ से बिल्कुल मना नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, आज हम लोगों ने इवोल्यूशन में इतना ही पढ़ा। होप कि एवोल्यूशन का क्रम जारी रहे, नए नए और बेस्ट एडेप्टेड ऑर्गेनिजम्स इस पृथ्वी पर बढ़ते रहे, या हमारी पृथ्वी हरी भरी रहे, और साथ ही साथ हमारे बच्चे भी पढ़ाई में आगे बढ़ते रहें, खूब अच्छा करते चले, खूब बढ़िया नंबर से पास करें, खूब अच्छे नॉलेज वाले बने और अपने लाइफ के सारे गोल्स को अचीव करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के क्लास के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। आज जेनेटिक्स और एवोल्यूशन की जो चैप्टर थी हम लोगों ने उसको समाप्त किया। हमारे डाउट सेशंस के सारे ऑप्शंस आपके लिए खुले हुए हैं। 24 आवर एट योर सर्विस जैसी जो टर्म्स हैं हम कह सकते हैं, आपके लिए डाउट सेशंस जारी रहेंगे। आपके सवालों का जवाब निरंतर दिया जाता रहेगा। बस आपकी तैयारी जारी रहनी चाहिए, आपकी कोशिशें जारी रहनी चाहिए। मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलती है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। हमारे बच्चे खूब मेहनत करेंगे, खूब पढ़ेंगे। सीबीएसई जंक्शन आपके साथ हमेशा खड़े रहने के लिए कटिबद्ध है। आपकी सफलता में पूरा कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए तत्पर है। बस आपको कोशिश करते रहना है और सफलता को प्राप्त करते रहना है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। और अगले क्लास में फिर हम लोग हमारे अगले चैप्टर आवर इन्वायरमेंट की स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। India's best learning app.